नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार भट्ट है। मेरा जो पेशा है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। तो हम बेसिकली जो हमारा पीछे का जो मौजू रहा उसमें हमने जो बात की इन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। आईबीएस इसका जो एलोपैथ का जो कंसेप्ट है सुपरफिशियल वो, और आयुर्वेद का इसके ऊपर क्या वक्तव्य है वो मैंने आपको पीछे उसमें जो भी जानकारी वो मैं दे चुका हूँ। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में। देखिए, ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है तो इसके भी मतलब जो व्यूज़ हैं एलोपैथ की उस पर भी थोड़ा सा मैं आपको शुरुआती दौर में मेरा वो रहेगा, और फिर इसका जो आयुर्वेद का इसके ऊपर जो नज़रिया है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले देखिए, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का मतलब होता है यानी हमारा ये जो पेट है इसमें कहीं ना कहीं से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा होना। इससे पहले हमने बात की थी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। उसमें मैंने पहले ही आपको कहा कि बेसिकली उसमें अगर हम देखें कोई स्ट्रक्चरल चेंज है वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन में, वैसा तो मूलतः ज़्यादा मिलता नहीं है। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है खासकर इसमें मतलब जो ट्रांसम्यूकोजल इन्फ्लेमेशन है उसका महत्व भी रहता है। तो तो इसमें भी अगर हम देखें जैसे कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है या कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिजीज़ है या प्रोक्टाइटिस है, इन्हें एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा होता है इनमें। यानी हमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे मिलती है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करेंगे उसमें मूलतः ये जो कोलन है उसमें अल्सरेशन पैदा होती है, और जहाँ तक क्रॉन्स डिजीज़ की बात है उसमें माउथ से लेके जो अनल एरिया है यहाँ तक किसी भी लेवल में मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकती है। तो ये तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो इसमें डिफरेंशियल और भी हैं कुछ चीज़ें जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट, उससे भी ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये जो दोनों मुद्दे हैं। तो दोनों में अगर देखा जाए सबसे पहले देखिए मतलब ब्लीडिंग का होना, या हम ये कह सकते हैं कि जो क्रैम्प्स वगैरह है वो पैदा होना, मल का जो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन वो रहना, सेटिस्फैक्ट्री जो बाउल मूवमेंट है वो न रहना, पेशेंट का वेट लॉस वो भी स्वाभाविक, वीकनेस वो भी रहती है। कुछ लोगों को इसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा जब डिहाइड्रेशन है उसका खतरा रहना, एनीमिया खून की कमी वो भी इसमें पैदा हो सकती है। इन्हें मूलतः हम देखें, और एज फैक्टर 15 से लेके जो 30 की एज है या जो ओल्ड एज 60 के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रोन रहती है इसमें, इस तरीके की जो विकृतियां हैं उनमें। तो और जो सिम्टम्स जैसे कि मान के चलो किसी को जैसे नाशिया है, वोमिटिंग टेंडेंसी है, या इस तरीके से माउथ में अल्सर वगैरह पैदा होना, तो इस तरीके से हम ज़्यादा मतलब जो एलोपैथिक व्यू है कि भाई क्रॉन्स डिजीज़ में इस तरीके की चीज़ें हैं वो रहती हैं। इसके साथ साथ मतलब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस खासकर है उसमें हम देखते हैं कि टेंडेंसी ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा रहती है। क्रॉन्स डिजीज़ में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा कभी कभार मांस के टुकड़े जैसा भी उसमें जैसे मल है उसकी प्रवृत्ति होती है, यानी मल का वैसा निष्कासन भी होता है। तो ये तो मोटे मोटे तौर पे जो इसमें मतलब सिम्टम्स वगैरह है। बहुत ज़्यादा दुर्बलता कमज़ोरी भी इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी पेशेंट बहुत ही दूर से ही लग रहा है कि बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। तो इन दोनों में तरह तरह की जो परेशानियां हैं वो रहती है, और जाहिर सी बात ये भी है कि उसमें कहीं ना कहीं से मतलब जो रक्त की प्रवृत्ति है या इसके साथ साथ पेशेंट के अंदर जो कहीं ना कहीं से एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, उनका निष्कासन भी शरीर से होता है। तो आप देखेंगे जैसे कि स्किन के ऊपर जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ है उसमें मिलते हैं, खासकर स्किन के रिलेटेड जॉइंट पेन वगैरह आप देखेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़ में भी रहती हैं। तो जोड़ों में दर्द होना, क्योंकि यहाँ पे स्वाभाविक है कि जो गट है उसमें सूजन पैदा होती है, अल्सर्स पैदा होते हैं, घाव पैदा होते हैं एक प्रकार के। तो ये तो भाई इनके जो सिम्टम्स हैं। जहाँ तक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसमें देखेंगे भाई स्टूल का जो जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है, स्टूल की इन्वेस्टिगेशन हो गई,
आपके ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं कि भाई वो जो है रिएक्टिविटी एक प्रकार की रहती है यहाँ पे गट में। तो ल्यूकोसाइड्स फिर कहीं ना कहीं से जो है जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं से उसमें एक प्रकार का इम्बैलेंस पैदा होता है। तो ब्लड टेस्ट में आप देखेंगे जैसे कि मान के चलो खून की कमी, एनीमिया बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे पेशेंटों के अंदर, बहुत ज़्यादा जो है जो कैल्शियम की पूर्ति है, विटामिन डी की पूर्ति है, वो ऐसे पेशेंटों को नहीं हो पाती है इसमें। तो इन्वेस्टिगेशन का आधार मैंने वही कहा कि भाई उसमें जैसे कि ब्लड का सारा मतलब ब्लड टेस्ट किया जाता है, सिग्माइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। तो ये सारे अगर एक्सरे मतलब जो डिजिटल एक्सरे वगैरह है उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं से मतलब कुछ चीज़ें इसमें मिलती है। तो अब ये समझे भाई अगर क्या काज है इसका। देखिए हम ये समझते हैं कि बेसिक इसमें जो रीज़न है वो तो मिलता नहीं है, बट ट्रिगर्स इसके भी हैं कि भाई अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा जो है इम्यूनोसुप्रेसिव पेशेंट है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, या फैमिली में इस तरीके की जो बीमारी है ये रन करती है, तो एज फैक्टर मैंने 15 से 30 या जो 60 के ऊपर उसमें इसका रहना। इसके साथ साथ जो टेंडेंसी है पेशेंटों की खासकर वो ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रकार की रिएक्टिविटी पैदा होती है, बट कहीं ना कहीं से म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर छाले पैदा होते हैं और अल्सरेशन मिलती है। तो इसके साथ साथ मतलब जो भी जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, और हम कह सकते हैं कि एलोपैथ का जो भी है भाई जेनेटिक लेवल पे कहीं ना कहीं से कोई चेंज, यानी आपका अगर किसी पेशेंट के अंदर इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो अगर पहले ही पेशेंट के अंदर है, तो फिर इन्वायरमेंट का महत्व है। अगर उस तरीके का खान पान रहा जिसमें मतलब डाइट जो है वो अच्छा नहीं रहा, या एक्सेसिव जो फास्टिंग वगैरह है वो हुई, इसके साथ साथ जो डाइट जो है आप नॉन वेज वगैरह है, मांस है, जो है रेड मीट वगैरह है, जब इस तरीके की चीज़ें फिर साथ में चलती है, फाइबर नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं से हम समझते हैं, या इसके साथ साथ जो पेशेंट का जो माइंड है वो इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं से, स्ट्रेस फैक्टर, हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट तो हम नहीं मान सकते, बट एक प्रकार के ट्रिगर्स रहते हैं इस तरीके की विकृति में पैदा, क्योंकि फिर जो गट फ्लोरा रहता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे में जो रेजिस्टेंस रहती है गट की वो कमज़ोर हो जाती है। स्वाभाविक है कि जब पहले कुछ फैक्टर ऐसे रहते हैं तो फिर इस तरीके की जो विकृति है वो पैदा होती है। तो अल्सरेशन आप समझ सकते हैं, घाव एक प्रकार के, तो फिर उसमें क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो मिचली होना, या इसके साथ साथ जो क्रैम्प्स वगैरह पेशेंट को हरदम रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन जो है हरदम पेशेंट को इसमें भी रहता है, क्योंकि मल का जो प्रॉपर निष्कासन सुबह एक बार में वो नहीं होता है, वो सरक्त हो सकता, उसमें खून भी आ सकता है। तो इस तरीके से जो सिम्टम्स जो है इन्वेस्टिगेशन का आधार भी मैंने बोला आपको, और आगे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एलोपैथ का है उसमें वही भाई जो अमाइनो 5 अमाइनो जो सैलिसिलिक एसिड मतलब जो मिसलाइन माइन वगैरह या स्टेरॉइड्स वगैरह है उनका, या कुछ और भी दवाइयाँ आजकल जो ट्रेंड है वो चलती हैं। और फिर इसमें कहीं ना कहीं से जो है सर्जरी का आधार भी रहता है, और अगर इसको सही ढंग से नहीं किया जाए तो फिर कॉम्प्लिकेशंस है। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे अनल फिशर है, फिस्टुला है, या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, और जो फिर भयावह परिस्थिति जैसे कोलन का जो भयावह परिस्थिति जैसे कोलोरेक्टल का जो कैंसर है उसका खतरा भी इसमें रहता है, और भी चीज़ें हैं। ये तो भाई जो इसमें जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का सुपरफिशियल एलोपैथ का जो वक्तव्य है वो मैंने रखा। अब इस चीज़ को, क्योंकि अब ये मैंने आपको पीछे एक बीमारी के बारे में बोला था जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं ग्रहणी, अन्नस्य ग्रहणात ग्रहणी मता, यानी अन्न को ग्रहण करने के कारण इसको हम बोलते हैं ग्रहणी, इसकी हानि होना। तो जो मैंने आपको पहले मतलब एक दोषेश जो कहा कि भाई उसमें कहीं ना कहीं से मैं एक तुलनात्मक व्यू कोरिलेशन दे रहा हूँ, मतलब हम एक कोरिलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यही बीमारी है, बट हम समझ सकते हैं कि इस तरीके की विकृति आयुर्वेद में भी उसका वर्णन है। तो जैसे आयुर्वेद में मतलब एक बीमारी है प्रवाहिका, प्रवाहन उसमें भी होता है, ब्लड का आना, फिर क्रैम्प्स वगैरह होना, एब्डोमेनल ब्लोटिंग होना, तो पेशेंट को उसमें बड़ी जो है मानसिक परिवर्तन भी साथ में रहता है। इसके साथ साथ जैसे कि रक्तश अर्श है, ये सॉरी रक्तश अतिसार है, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि ब्लीडिंग रहती है। और इसके साथ साथ जो ग्रहणी के उग्र रूप हैं जैसे कि संग्रहणी या गठियंत्र ग्रहणी, तो मूलतः कुछ लोग जैसे कि संग्रहणी है अल्सरेटिव कोलाइटिस को उसके साथ कोरिलेट करते हैं,
तो ये ने इस तरीके की बीमारी, यानी प्रोक्टाइटिस है, कोलाइटिस है, सिंपल कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, इनका जो मैनेजमेंट एलोपैथ का है मैं समझता हूँ वो सिम्टोमेटिक है। वहाँ पे सीधे वो बोलते हैं देयर इज नो क्योर फॉर दिस, आपको सिर्फ दवाइयों पे ही रहना पड़ेगा। अब मैं आपको, जैसे कि गृहिणी, गृहिणी जो विकार है, ग्रहण शक्ति पेट में रहती नहीं है, तो इसमें जो इसके उग्र रूप है, जैसे संग्रहणी, गठी यंत्र ग्रहणी, या जैसे कि रक्त अतिसार है, और इसके साथ साथ बैज अतिसार है या प्रवाहिका, इन्हें इस तरीके की बीमारियों का जो हम एक कोरिलेटिव जो व्यू है आयुर्वेद में, मतलब हम इनको यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि इसमें जैसे आप समझ सकते हैं कि रक्त मिश्रित मल की प्रवृत्ति होना, अब अक्सर हम देखते हैं कि इसमें पेशेंट को लेटरिन के साथ खून आना, म्यूकस, चिकनाई, तो जो फॉल्ट मैंने पहले ही कहा कि जो अग्नि का स्टेटस होता है वो कहीं ना कहीं से यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। जब अग्नि का जो अपना स्टेटस होता है, इन्हें वो इम्बैलेंस हो जाती है, फिर जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई, इसके साथ साथ फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, यानी जो ट्रिगर्स रहते हैं वहाँ पे, मंद अग्नि को ही आयुर्वेद में हम सभी रोगों का कारण बोलते हैं। मूलतः बहुत सारी बीमारियाँ इससे पैदा होती हैं। तो जो गृहिणी मतलब अजीर्ण हो गया, इंडाइजेशन, इसके साथ साथ फिर जो इसके अलग रूप है, मतलब जो इसके मतलब कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं, अगर हमने अजीर्ण लेवल पे करेक्ट नहीं किया तो फिर ये जो गृहिणी है उसकी जो है उत्पत्ति होती है। तो फिर जब उसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ तो जो उसके उग्र रूप है गृहिणी के, संग्रहणी है, गठी यंत्र गृहिणी है। तो इसलिए हम समझते हैं कि देखिए आयुर्वेद में हमारा जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है वो बेसिकली है त्रिदोष थोड़ी पे, वात हप्यतम कफश्चिति त्रयोदोष समझता, मतलब हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष है वात पित्त का। हम समझते हैं कि इन इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनमें तीनों दोषों का रोल है, वात का भी है, पित्त का भी है, कफ का भी है, यानी त्रिदोषज जो विकृतियां रहती है। तो क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं ये बड़ी कहीं ना कहीं से मतलब पेशेंट के लिए बड़ी दर्दनाक रहती हैं, कोई उसमें सेटिस्फैक्ट्री मैनेजमेंट कहीं पेशेंट को मिलता नहीं है। तो यानी इस तरीके की जो विकृतियां रहती है उसमें त्रिदोषज जो रोल है, तीनों दोषों का रोल इसमें रहता है। क्योंकि इसमें रक्त मिश्रित मल की प्रवृत्ति होना, यानी उसमें म्यूकस आना, खून आना, तो समझ सकते हैं कि इसमें तीनों दोष इम्बैलेंस में आ जाते हैं। अब इस तरीके की जो बीमारियां होती है आयुर्वेद में भी, मतलब हमारा भी एक प्रकार से जो व्यू पॉइंट है कि भाई हमें सबसे पहले, अगर सपोज किसी पेशेंट को रक्त की प्रवृत्ति होती है, यानी ब्लड स्टूल विद ब्लड एंड म्यूकस, तो उसमें सबसे पहले रक्त स्तंभक उपाय देते हैं, यानी खून को रोकने का, जो अल्सरेशन वहां पे है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ता है। तो वो क्योंकि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्यूनोसुप्रेसिव रहता है, तो जो घट की रेजिस्टेंस होती है वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ती है। तो इसमें मतलब रक्त स्तंभक उपाय, यानी रक्त को रोकने का समाधान हम करते हैं। इसके साथ साथ सपोज अगर पेशेंट को अभी म्यूकस वगैरह आता है, उसमें सह आमल है, तो फिर जैसे कि मैंने पहले कहा, उसमें जो ग्राही पेट की ग्रहण शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना पड़ता है। यानी अगर मान के चलो किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है तो फिर उसमें अग्नि को दीप्त करना, पाचन करना, ग्रहण शक्ति बढ़ाना। इसके साथ साथ पेशेंट को कहीं ना कहीं से एक तो जो वहाँ शारीरिक लेवल पे चेंज है ही, तीनों दोषों को का इम्बैलेंस है, अपान वायु में भी इम्बैलेंस है, पुरुष वह स्रोतस जो है वो कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से यहाँ पे बिगड़ा हुआ होता है। तो जो संप्राप्ति रहती है, जो पैथोलॉजिकल डॉगमा है, उसको कहीं ना कहीं से गहराई में समझ के, और इसके साथ साथ यानी पेशेंट को जो मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं से उसको वहाँ पे भी पोषण देना पड़ता है। क्योंकि यहाँ आम जो है वो मानसिक लेवल पे भी बनता है और शारीरिक लेवल पे भी, इसीलिए पेशेंट को थोड़ा सा यहाँ से हौसला देना, आश्वासित करना, इस तरीके से पेशेंट को जो एक प्रकार से जो साइकोथेरेपी है उसका रोल भी इस तरीके की विकृतियों में रहता है। तो आयुर्वेद में भी हम समझते हैं कि अच्छा खासा इलाज है इन बीमारियों का। तो तभी मैंने आपको पीछे बोला कि देखिए जो गृहिणी है, गृहिणी के जो उग्र रूप है, हम समझ सकते हैं कि आयुर्वेद अगर अपनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम अगर लगेगा, नुकसान सबसे पहले किसी प्रकार का नहीं। आयुर्वेद में भी मतलब इसमें जैसे कि रक्त स्तंभक के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या अग्नि को जो ग्रहण शक्ति है उसके बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बड़े कुछ दवाइयाँ हैं, चाहे आप उसमें चूर्ण है, टेबलेट है, या इसी तरीके से कुछ आसव है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो
द्राक्षा आसो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैनेजमेंट में मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले इन रूट काज, पेशेंट जब हमारे पास आता है, हम पहले पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसको ध्यान में रखते हैं और अग्नि का जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करते हैं। तो आयुर्वेद अपनाने से इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगर आयुर्वेद सही ढंग से लिया जाए, पेशेंट को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे चेंजेस भी मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो फिर और कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर सपोज जो बाकी दवाइयाँ लेने से होते हैं, तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें आपको खाने में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी रहेगी, डाइट चार्ट का भी महत्व रहेगा। इसके साथ साथ जो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह है वो कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपके अंदर एक एथलेटिज्म भी पैदा होना चाहिए। तो अगर एज कम है, इसके साथ साथ अगर ये ओल्ड एज में है, तो उसके लिए भी हमारे पास मैनेजेबल रास्ता है। इसीलिए चाहे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इनका आयुर्वेद में भी अच्छी तरीके से इलाज हो जाता है। बट सबसे पहले आपको इसके लिए भाई एक प्लान के साथ आना पड़ेगा। ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि पेट में दवाई गई और काम हो गया। यहाँ पे हमें टाइम देना पड़ता है। फिर इसमें शोधन का महत्व है या शमन का, जो पंचकर्मा का प्रोसीजर है, या मान के चलो जो आंतरिक उपचार हम शामक उपाय कोई देते हैं वो हम चलाएं। तो दोनों का रोल, मतलब यहाँ पे जब पेशेंट के अंदर जो उसकी हिस्ट्री वगैरह है उसको ध्यान में रखते हुए जो है उसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। तो चाहे ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या इसके साथ साथ जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो इस तरीके की बीमारियों का आयुर्वेद में अच्छी तरीके से इलाज हो जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी इस तरह की समस्या है, तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करके अपना जो बीमारी का जो मतलब उसके लिए जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो चालू कर सकता है। नहीं तो वो हमें भी संपर्क कर सकता है, हम भी उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लान बनाएंगे और इस तरीके की विकृति से उसको बाहर निकालेंगे। तो आज जो है ये थोड़ा सा मैंने आपको जो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है उनके बारे में भी थोड़ा सा कुछ आपको कहा, और जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, आयुर्वेद अपनाइए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मेरा जो ये वीडियो अगर आप जो है लाइक करते हैं तो ज़रूर थोड़ा सा इसको शेयर भी करें, ताकि इस तरह की परिस्थिति में अगर कोई पेशेंट है उस तक मेरी ये जो बात है वो ज़रूर पहुँचे। आइए मिलिए, इसका समाधान बिल्कुल मैं समझता हूँ धीरे धीरे होता है। थैंक यू।